Hello, my dear friends. This is the discussion of current affairs of 10th January 2020-21। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं और करंट अफेयर्स के डिस्कशन में दोस्तों हम कुछ चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से और डिटेल्ड वे में डिस्कशन करेंगे। जैसे दोस्तों सागरमाला सी प्लेन सर्विस है। इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों आज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस जो एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है जनवरी में, है ना, इसके बारे में भी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप सभी को जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपको क्लास अगर पसंद आती है, अगर ये वीडियो आपको लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन जो होता है दोस्तों हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है काम करने के प्रति। तो प्लीज आप ये जरूर किया कीजिए ताकि क्या हो सर, हमें मोटिवेशन मिले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली अवेलेबल करवा सकूं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप मोटिवेट करेंगे, अगर आपको कुछ सजेशन भी होगा, अगर मैं कोई होमवर्क अगर आपको प्रोवाइड करता हूं, जैसे अगर आपको कोई होमवर्क अगर मैं देता हूं वीडियो के बीच में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर आप आंसर दिया कीजिए, है ना, उसमें मेरा रिप्लाई जरूर होगा। दूसरी बात दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई सजेशन प्रोवाइड करना हो रिगार्डिंग द वीडियोस, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा दोस्तों जो टॉपिक होगा आज का लिए वो क्या है दोस्तों, कि औरंगाबाद का जो नाम है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसके नाम को चेंज करने की बात कही जा रही है और उसके नाम को चेंज करके दोस्तों संभाजी नगर करने की बात कही जा रही है। अब इसके प्रति क्या जो लॉजिक है, क्या इसके प्रति कारण दिया गया है ना, शिवसेना के द्वारा, वो आपके सामने रखा जाता है। यह दोस्तों शिवसेना के द्वारा डिमांड किया गया, ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है, बहुत दिनों से ये डिमांड किया जा रहा है। इसमें दोस्तों औरंगाबाद सिटी जो महाराष्ट्र में है उसे संभाजी नगर के रूप में, है ना, देखना चाहते हैं लोग। औरंगाबाद को 1610 ईस्वी में दोस्तों मलिक अंबर ने, है ना, बनाया था। किस डायनेस्टी के थे वो, तो वो निजाम सही दोस्तों डायनेस्टी के वो राजा थे और उन्होंने मलिक अंबर नाम के दोस्तों ये जो राजा हैं, है ना, इन्होंने क्या किया था, औरंगाबाद को बिल्ड किया था। लेकिन दोस्तों इसका रीनेम्ड किया गया औरंगाबाद के रूप में, औरंगाबाद के रूप में से रीनेम्ड किया गया मुगल इंपेरर औरंगजेब के नाम पे। और कब, जब क्या हुआ, औरंगजेब ने अपना कैपिटल सिटी औरंगाबाद में बनाया था तब। औरंगजेब जो दोस्तों वो औरंगाबाद में रहे टिल डेथ, अपनी मृत्यु तक रहे, और उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और वो तब तक टॉर्चर किया जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए। हाँ, संभाजी महाराज जो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के वो क्या थे, सुपुत्र थे, हाँ, वो उनके बेटे थे अगर उनकी बात करें तो दोस्तों। लेकिन आज जो लोग हैं, पीपल ऑफ औरंगाबाद डिमांड्स दैट द सिटी इज रीनेम्ड, है ना, और रीनेम करके दोस्तों उनका जो नाम है वो चाहते हैं कि उनका औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर हो। ठीक है, अगर उसके बैकग्राउंड की अगर थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो 1995 में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दोस्तों एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि औरंगाबाद को नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के करंट न्यूज में क्या है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो चलिए हम समझते हैं। दोस्तों अभी आपने हाल ही में सुना होगा, एक ट्वीट चल रहा है दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, है ना, जुडिशियल रिव्यू के बारे में कही गई थी। तो अब दोस्तों जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया है, डिनाई कर दिया है, उन्होंने क्या कर दिया है इसको, डिनाई कर दिया कि मैं जुडिशियल, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिफ्यूज कर दिया, है ना, टू ट्रीट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एज एन यूनिक, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों
जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक जो यूनिक रिगार्ड किया गया, माना गया, उसे क्या किया गया है, जुडिशियल रिव्यू के लिए रिफ्यूज कर दिया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। ठीक है, हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जुडिशियल रिव्यू है क्या। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू क्या है कि एक पावर ऑफ जुडिशियरी है ना। आप इस जुडिशियरी को एक पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का, जिसमें क्या होता है दोस्तों, किसी एक्ट को या फिर किसी ऑर्डर को, और किसी एक्ट या ऑर्डर किसका, लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव विंग्स का। ठीक है, अगर आप बात करें तो हमारे ये आप देखते हो पावर सेपरेशन की बात करते हैं तो जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव, है ना। तो जुडिशियरी के पास क्या है दोस्तों, एक पावर है रिव्यू करने का। तो किसके पावर को रिव्यू, किसके एक्ट को रिव्यू करना, तो वो लेजिस्लेटिव के एक्ट को और एक्सिक्यूटिव के एक्ट को क्या कर सकता है, वो रिव्यू कर सकता है कि उनका जो एक्ट है वो सही है या नहीं है। वो किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पावर को, है ना, इनक्रॉस तो नहीं करता है। ठीक है, तो इस कारण से जुडिशियल रिव्यू को रखा गया है ना, जुडिशियल पावर के रूप में। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज द पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू एनी एक्ट और ऑर्डर ऑफ लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव विंग्स एंड टू प्रमोट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को भी चेक करता है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिया गया है ना, पर्सन्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, उनके क्या हो सर, प्रोविजन को इनहेंस तो नहीं किया जाता, उनके प्रोविजन को इनक्रॉच तो नहीं किया जाता, उनके राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को उनको इनक्रॉच तो नहीं किया जाता। ये सारी चीजों को रिव्यू करते हैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर। ठीक है, तो यही चीज कही गई थी जुडिशियल रिव्यू में। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो चलिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अगर आपसे दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जुडिशियल रिव्यू क्या है और इसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है, कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रूव करता है जुडिशियल रिव्यू को। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही से डिफाइन करती है, आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 136, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 147। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 136 की बात करें, आर्टिकल 142 की बात करें और आर्टिकल 147 की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का, जुडिशियल रिव्यू का। अगर दोस्तों बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू को, तो जुडिशियल रिव्यू क्या है ना, इज इन्वोक टू प्रमोट और इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिव्यू क्या करती है, जो फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया गया है ना, गारंटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, है ना, जो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड किया गया है ना सिटीजन ऑफ इंडिया को, उसके क्या करना, उसे प्रोटेक्ट करना और उसे सही तरीके से इन्फोर्स करना। ठीक है, आर्टिकल 13 की अगर बात करें दोस्तों, आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 13 क्या करती है, प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, है ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को, कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाए जो सिटीजन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, उसे दूर लेकर जाए। ठीक है, मतलब क्या करता है, सिंपल सी बात कहें तो आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट्स को जो सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड किया गया है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आर्टिकल 136 की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 136 की अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, ये पावर जो दिया गया है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है ना। और ये जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, ये एपेक्स कोर्ट है, सबसे उच्च न्यायालय है ना, जिसे ये पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है, तो दोस्तों अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर और डिक्रीज इन एनी मैटर कॉज पास्ड और मेड बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल और, है ना, इवन तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि अगर कोई कोर्ट जैसे हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है दोस्तों, या फिर कोई ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई अगर लॉ पास किया गया है, ठीक है, या फिर कोई दोस्तों अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उससे भी वो रिव्यू कर सकता है ना। कौन रिव्यू कर सकता है, तो ये आर्टिकल 136 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसे रिव्यू कर सकती है कि वो जो ऑर्डर पास किया गया है किसी भी मैटर पे, वो ऑर्डर सही है या नहीं है। ठीक है, इवन तो किसके, सोचो ये कोर्ट के भी, मतलब सिंपल सी बात कर सकते हैं कि ये कोर्ट का भी कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, है ना, कोर्ट का भी कोर्ट है। तो ये कहने का मतलब है कि ये खुद के द्वारा जो दिया गया जो ऑर्डर है, लॉ है, हाँ, उसे भी क्या कर सकता है, वो रिव्यू कर सकता है
अगर आर्टिकल 32 की बात करें दोस्तों, तो ये आप आर्टिकल जरूर याद रखेंगे कि आर्टिकल 13 क्या करता है। आर्टिकल 13 जो है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हाँ, दोस्तों आर्टिकल 136 क्या करता है दोस्तों, तो आर्टिकल 136 जो है दोस्तों, है ना, ये किसी भी कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा बनाए गए लॉ और क्या उस ऑर्डर को पास किए, जो ऑर्डर पास किया जाता है या कोई जजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसे रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आर्टिकल 136 ये कहता है। आर्टिकल 32 जो दोस्तों वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 32 जो दोस्तों ये क्या है, गिव द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव सुप्रीम कोर्ट, है ना। आर्टिकल 32 क्या कहता है दोस्तों कि ये पावर देता है इंडिविजुअल्स को, है ना, इंडिविजुअल्स को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसे ये फील हो कि हमारा क्या हुआ सर, राइट को क्या किया गया है, हमसे छीना गया है। ठीक है, उसे उसे राइट का उसे उसके राइट से उसे क्या किया गया है, दूर किया गया है। तो आर्टिकल 32 जो है दोस्तों ये पावर देता है किसको, इंडिविजुअल्स को, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना, अपने इस सुनवाई के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल मैंने क्या किया, डिस्कस किया दोस्तों, आर्टिकल 13, आर्टिकल 136 और आर्टिकल क्या डिस्कस किया दोस्तों, 32 के बारे में। दो आर्टिकल आपके लिए मैं छोड़ा हूं, ये आपको होमवर्क के फॉर्म में है। आप क्या करेंगे, ये दोनों आर्टिकल को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये दोनों आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 142 और 147 ये आपके दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर डालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है दोस्तों जुडिशियल रिस्ट्रेन और जुडिशियल एक्टिविज्म। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक संयम की बात करते हैं, और एक दोस्तों एक्टिविज्म की बात करते हैं, वो एक्टिव होते हैं अपने कार्य के प्रति। जुडिशियल क्या होता है, एक्टिविज्म की बात की जाती है, और जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात किया जाता है। रिस्ट्रेन का मतलब संयम, लगाम लगा के चलना है। और एक जो होते हैं जुडिशियल जो दोस्तों जज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो जज जो होते हैं दो नेचर के होते हैं, एक तो जो होते हैं संयम नेचर के होते हैं, और एक जो जज हो सकते हैं दोस्तों वो एक्टिविज्म होते हैं, चीजों को बहुत अलग वे में सोचते हैं। तो जो रिस्ट्रेन होते हैं, जो जुडिशियल रिस्ट्रेन के जो जज होते हैं, ऐसा कोई जज नहीं होता, मैं तो सिंपल सी बात है, सोच की बात है ना, उनके सोच, उनके क्या सर कार्य करने की प्रणाली जो होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जो जज होते हैं, अगर कोई जज दोस्तों सिर्फ ओरिजिनल इंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखे, हाँ, ऐसे जज जो सिर्फ क्या करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उससे बाहर निकल के वो नहीं देख रहे हैं, है ना, कि उससे बाहर क्या हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उनके ओरिजिनल इंटेंट को देखना है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रही है। हाँ, जो क्या हो सर लेजिस्लेचर के द्वारा लिखा गया है लॉ, सिर्फ उसे देखना। उन्हें लगता है क्या हो सर, जो जब हम बात करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेन की, तो जो जज होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पेक्टफुल टू क्या होते हैं, हाँ, प्रेसिडेंट्स होते हैं। जो कार्य करने की प्रणाली होती है उसमें क्या होते हैं, वो रिस्पेक्टफुल होते हैं। वो क्या करते हैं, शुड आर्ग्यू। जो जज होते हैं दोस्तों, अगर हम जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात करें तो जज को क्या करना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए दैट ए चेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली मेड थ्रू द अमेंडमेंट प्रोसेस। जो दोस्तों जब हम जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात करते हैं तो जुडिशियल रिस्ट्रेन में दोस्तों जो जज होते हैं वो सिर्फ अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लेकर आया जा सकता है। परंतु है ना, जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो वो एक्टिविज्म की बात, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात तब होगी जब कोई जज जो होगा दोस्तों वो क्या करेगा, ओरिजिनल जो फ्रेमर होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई है उससे क्या कर रहा, वो थोड़ा सा उससे ज्यादा, उससे ऊपर सोचना, है ना, लुक बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ फ्रेमर। जैसे अगर दोस्तों, है ना, अगर क्या हो सर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा क्यों सोच करके लिखा है, ठीक है, उसके इंटेंट से थोड़ा सा ऊपर सोच करके क्या करते हैं, वो जो कार्य करते हैं उन्हें, उस कार्य को क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग ऑर्गन्स है, और लिविंग ऑर्गन्स जो होता है दोस्तों समय के साथ क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है, समय के साथ अपने आप को एडेप्ट करता है। तो उनका मानना है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म के जो जज होते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म को क्या करते हैं, मानने वाले जो जज होते हैं,
उनको ये लगता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग क्या है दोस्तों? लिविंग ऑर्गन्स है, जो क्या होता है समय के साथ खुद को डेवलप करना चाहता है, समय के साथ क्या करता है उसमें बदलाव जरूरी है। एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक जो जुडिशियल एक्टिविज्म एक्टिविज्म की बात तभी कही जाएगी जब उन्हें सिर्फ यह बात का ध्यान नहीं होगा कि अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव लेकर के आना है तो उसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है। अगर कोई दोस्तों एक्टिविज्म नेचर के कोई जज होंगे तो वो क्या करेंगे? इंटरप्रिटेट करेंगे, है ना, इंटरप्रिटेट करेंगे कोई भी लॉ को। जैसे अगर दोस्तों राइट टू लाइफ है, अगर राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, तो राइट टू लाइफ हम उसको इंटरप्रिटेट करके बहुत सारे राइट टू लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? राइट टू ईट हुआ, राइट टू क्या हो सर वियरिंग क्लॉथ्स हो गया, ये सारे क्या है? एक अधिकार है। तो उसे इंटरप्रिटेट करेंगे, उसे किसी भी लॉ को क्या करेंगे? वो इनलार्ज करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन का जो क्वालिटी होता है वो एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म को शो करता है। ठीक है, तो ये चीजें दोस्तों, अगर आपसे कभी कोई पूछे जुडिशियल रिस्ट्रेन और जुडिशियल क्या होते हैं? एक्टिविज्म। सिंपल सी बात करें, जुडिशियल रिस्ट्रेन जो होते हैं दोस्तों वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर क्या करते हैं? जुडिशियल रिस्ट्रेन कार्य करते हैं। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल के, कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो सर? उसे क्या करके इंटरप्रिटेट कर, उसे इनलार्ज कर, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए क्या करते हैं? एक्टिव वे में वो कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। एक बात और दोस्तों बात करते हैं कोची मैंगलुरु, है ना, एलपीजी पाइपलाइन के बारे में। दोस्तों इसे क्या किया गया है? अगर उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसे इनॉग्रेट किया गया है, शुरुआत किया गया है रिसेंटली बाय पीएम के द्वारा। ये दोस्तों ये 450 किलोमीटर लॉन्ग है, हाँ, और ये प्रोवाइड करेगी 21 लाख पीएनजी कनेक्टर को। पीएनजी कनेक्टर क्या होता है दोस्तों? पीएनजी कनेक्टर की बात करें तो पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस को क्या कर दो दोस्तों? क्या करेगी? कनेक्ट करेगी। चलिए दोस्तों, इसके अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें, इसमें क्या है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एज अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू मेक इंडिया नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी, है ना। अभी दोस्तों हम बात कर रहे हैं, इंडिया को चाहते हैं कि इंडिया जो दोस्तों नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी के रूप में क्या हो? उभरे। तो उसके लिए दोस्तों 10,000 मोर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन को क्या किया गया है? ओपन किया गया है, ताकि इंडिया जो है नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी के रूप में, है ना, बहुत इकोनॉमी के रूप में क्या दोस्तों? उभरे। ठीक है, सेवरल लाख्स ऑफ पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस हाउसहोल्ड कनेक्शन दिया जाएगा अपकमिंग डेज में, कुछ ही दिनों में सेवरल लाख्स ऑफ पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस क्या हो सर? प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नमेंट ने दोस्तों कॉन्क्रीट प्लान लिया है, एक पक्का प्लान क्या किया दोस्तों? उन्होंने लिया है किसके रूप में? गैस बेस्ड इकोनॉमी के रूप में, कि भाई इंडिया क्या हो जाए? इंडिया शुड बी डेवलप्ड एज अ गैस बेस्ड इकोनॉमी, है ना। उसके बाद की बात करें तो दोस्तों गवर्नमेंट वुड सस्टेन इन्वेस्टमेंट इन कोल एंड गैस सेक्टर, है ना। दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो सब्सटेंशियली इन्वेस्ट कर रही है कोल फील्ड में और गैस सेक्टर में, और उनका ये एक एम है। The plan was to increase the share of natural gas in the energy sector from present 6% to 15% by 2030। का दोस्तों प्लान है कि 2030 तक जो अभी हमारा शेयर है नेचुरल गैस में, है ना, 6% वो कहां तक चले जाए? 15% में के रूप में कन्वर्ट हो जाए। कब तक? 2030 तक। ये क्या दोस्तों? ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे गवर्नमेंट का, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में अगर बात कर रहे हैं दोस्तों वन नेशन वन गैस ग्रिड कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वन नेशन वन गैस ग्रिड कनेक्शन क्या है? आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं दोस्तों। वन नेशन वन गैस ग्रिड कनेक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? क्या है? ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है जो पूरे इंडिया में, पूरे मेनलैंड में क्या किया जाएगा? प्रोवाइड किया जाएगा। अगर इसके बात करें दोस्तों तो ये जो इवॉल्व ही हुआ है नेशनल ग्रिड कनेक्शन, जो दोस्तों ये इवॉल्व हुआ है, ये 1960 से दोस्तों ये क्या हुआ? इवॉल्व हुआ है इंडिया में। 1960 से क्या हुआ दोस्तों? ये इंडिया में इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये इनिशियली जो था ये 5 रीजन में क्या किया गया था? इसे पावर स्टेशन पावर ग्रिड को क्या किया था? इनिशियली शुरुआत किया गया था, है ना, डिमार्क किया गया था। और वो 5 रीजन क्या था दोस्तों? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और क्या दोस्तों?
है ना, नॉर्थ ईस्टर्न और सॉदर्न रीजन। इन 5 रीजन में दोस्तों क्या किया गया था, अगर आप इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो इंडिया अगर मान लो दोस्तों ये इंडिया है आपका, तो यहाँ 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 और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री स्टेट्स हैं उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन अभी आप सुनिएगा दोस्तों, है ना, 31 दिसंबर, है ना, 2013 को, है ना, सॉदर्न रीजन वाज कनेक्टेड टू सेंट्रल ग्रिड, है ना दोस्तों, क्या हुआ, सॉदर्न रीजन को सेंट्रल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया गया, ताकि ताकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना, ताकि मोड विद द कमीशनिंग ऑफ 765 किलोवाट, है ना दोस्तों, एनर्जी प्रोड्यूस किया जाए, और वो क्या होगा, वो अचीव करेगा वन नेशन वन ग्रिड, जो हमारा दोस्तों इंडिया का गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का एक क्या सर, ये बहुत ही लार्ज प्रोजेक्ट है, उसको ये पूरा किया जा सके। अगर बात करते हैं बेनिफिट ऑफ नेशनल ग्रिड का, तो क्या होगा, ये बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग इन लेसर पावर कट्स। हम इंडिया में बहुत देखते हैं पावर कट की बात करते रहते हैं, तो ये क्या हुआ, जो पावर ग्रिड होगी, अगर नेशनल इस ग्रिड की बात करें तो क्या होगा, बेटर अवेलेबिलिटी क्या मिलेगा, लोगों को मिलेगा, मोर स्टेबिलिटी इन पावर, इंडिया का रेट क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, और बेटर सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आप बात करें एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस के बारे में, तो मैंने आपको देखा था दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, हाँ, तो ये 2 दिन का दोस्तों एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस कंडक्ट किया गया आंध्र प्रदेश में, है ना, आंध्र प्रदेश में, इसीलिए ये क्या है दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज में रहा। इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो एशियन वर्ल्ड जो दोस्तों सेंसस होता है, वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों के वेटलैंड में ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अगर उसके बारे में बात करें तो ये जनवरी के एवरी ईयर जनवरी में ये क्या हो दोस्तों, ये सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। और यह दोस्तों एक इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस का क्या दोस्तों, ये मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है ना, ये क्या दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट करता है, ये जो प्रोजेक्ट है एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस जो है, ये कोऑर्डिनेट करता है, किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, इंटरनेशनल वाटर वर्ल्ड सेंसस के साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये जो दोस्तों ये स्टार्ट किया गया था 1987 में, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये सेंसस को क्या हो सर, है ना, 1987 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो मेन फोकस है, अगर बात करें तो मॉनिटर क्या करना, स्टेटस द वाटर बर्ड्स एंड वेटलैंड्स, है ना, वाटर में पाए जाने, वाटर पे जीवित रहने वाले जो बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, माइग्रेटरी वर्ड्स और या फिर क्या हो सर, लिविंग वर्ड्स जो होते हैं वो, और उनके वेटलैंड्स, उनके लिए क्या हो सर, हैबिटाट्स को देखना। अगर इंडिया की बात करें तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस की इज एनुअली कोऑर्डिनेटेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और दोस्तों वेटलैंड इंटरनेशनल, ये दोनों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर हम वाटर बर्ड की बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेटलैंड इंटरनेशनल, वाटर बर्ड्स आर डिफाइंड एज अ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दैट आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड्स, है ना, जो कि दोस्तों सॉरी इकोलॉजिकली, जो इकोलॉजिकली दोस्तों वाटर जो बर्ड्स होते हैं, इकोलॉजिकली जो डिपेंड करते हैं वेटलैंड्स पे, उन्हें क्या कहा जाता है, वाटर बर्ड्स कहा जाता है ना, और उनके हेल्थ को भी कंसीडर किया जाता है। आगे चलते दोस्तों, इकोनॉमिक इंपैक्ट ड्यू टू इंटरनेट शटडाउन। दोस्तों इसके बारे में बहुत ही जबरदस्त आपको मैं बता रहा हूं, ये इंडियन, देखो एक बात बताने की कोशिश मैं यहां पे करूंगा कि जो टॉप 10 जो VPN है, VPN जो दोस्तों इसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जिस प्रकार आप देखते हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, अगर आपको मैं बात करूं, जैसे नेटफ्लिक्स की बात करते हो आप, एंड्रॉइड की बात करते हो, विंडोज की बात करते हो आप, तो ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, VPN है। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आगे मैं बोल रहा हूं दोस्तों, एक्चुअली है क्या दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं, है ना। यूके बेस्ड प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिपोर्ट में दोस्तों, रिसर्च ने क्या दोस्तों एक रिपोर्ट जारी किया, और उसमें कुछ इंटरनेट शटडाउन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात किया है। उन्होंने बताया कि इंडिया जो है दोस्तों सबसे ज्यादा, इंडिया का जो इकोनॉमी है सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रभावित हुआ है इंटरनेट शटडाउन की वजह से। इंटरनेट शटडाउन के बारे में अगर थोड़ी बात करें दोस्तों, तो देखिए हम बहुत बार ऐसी परिस्थिति होती है कि
कि कोई अगर मान लो कलह हो गया, कोई अगर सोसाइटी में झगड़ा हो गया, या फिर कोई दोस्तों गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए क्या करती है, एक जैसे आपने सुना होगा यूपी में बहुत बार क्या हुआ सर, यूपी में बहुत बार आप इंटरनेट शटडाउन की बात की गई। जब आप दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों से लगातार क्या हो सर, एक इंटरनेट शटडाउन रहा। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हुए, है ना। एक तो हुआ कि भाई प्रोस के कॉन्स की अगर बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के जो एम थे वो तो पूरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर पब्लिक वेलफेयर की बात करें, तो पब्लिक वेलफेयर जो है, पब्लिक की जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो उनके क्या हो सर अवेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो अगर हम बात करें कि इंडिया ने क्या क्या खोया, तो इंडिया ने दोस्तों लगभग इंटरनेट शटडाउन कितने आवर्स क्या रहे हैं। हाँ, अगर आप देखो डाटा आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डाटा को भी याद नहीं करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हाँ आप ये समझिए कि डाटा में क्या कहा जा रहा है और क्या प्रभावित हुआ है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, लगभग क्या हो सर 9000 आवर्स जो दोस्तों इंडिया में 2020 में क्या रहा, शटडाउन रहा, इंटरनेट शटडाउन रहा। और उसकी अगर बात करें दोस्तों, तो लगभग 2.5 बिलियन का क्या हुआ दोस्तों, उन्हें नुकसान हुआ। अब देखते हैं इंटरनेट शटडाउन क्या है। इंटरनेट शटडाउन इज एन इंटेंशनल डिसरप्शन ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, रेंडरिंग देम इन एन inaccessible or effective unusable for the specific population within allocation often to। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक है इंटरनेट शटडाउन, जो दोस्तों एक इंटेंशनल डिसरप्शन है इंटरनेट का। कोई मकसद है, गवर्नमेंट का कोई मकसद होगा, उस मकसद को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो क्या किया है, इंटरनेट शटडाउन किया है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक इंटेंशनल है, गवर्नमेंट ने क्या हो एक इंटेंशन रखा है कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास ये रीजन है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में होगा, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को ऐसा किया जाएगा, ठीक है। ये बात आप इंटरनेट शटडाउन के बारे में रखेंगे। अब इंडिया में बात करें, तो इन प्रीवियस ईयर इंडिया कंटिन्यू टू रिस्ट्रेन इंटरनेट एक्सेस देन एनी अदर कंट्री। और ये इंडिया में दोस्तों अगर बात करें, तो इंडिया में 75 टाइम्स, है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि आपने डेमोक्रेसी के प्रति दोस्तों ये एक आघात, है ना, आघात क्या है दोस्तों, मार है, आप कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। 75 टाइम्स 2020 में अगर क्या हो सर इंटरनेट शटडाउन हुआ, तो दिस इज सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी, है ना। आगे चलते दोस्तों, अगर हम बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस इन द जम्मू कश्मीर की बात करें, तो ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट मेड सेपरेट मेंशन एक्सटेंडेड कर्व्स ऑन द इंटरनेट यूज। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी, है ना, पूरी तरह से दोस्तों वहां पे 4G या 5G की बात नहीं की जा रही, 2G की एक्सेसिबिलिटी मिली है ना, जम्मू कश्मीर में। सोच लीजिए, दिस इज द टू बैड फॉर द डेमोक्रेसी, है ना। और इसे कहा जा सकता है कॉलिंग इट द लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन इन द डेमोक्रेसी। द रिपोर्ट सेज, ये कह रहा है, रिपोर्ट जो दोस्तों यूके के द्वारा तैयार किया गया, इसमें कहा गया कि ये सबसे बड़ी क्या है, ये लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन है, जो डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इससे इस रिस्ट्रिक्शन से क्या निगेटिव इंपैक्ट होता है दोस्तों, तो मेडिसिन, बिजनेस, स्कूल सारे प्रभावित हुए। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अगर हम कोविड-19 के सिचुएशन की बात करें, कोविड-19 के पीरियड की बात करें, तो कोविड-19 में जो जितने भी बिजनेस चल रहे थे या बिजनेस क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, वो ड्यू टू इंटरनेट, है ना। जितने स्कूल की वर्किंग हो रही थी, तो ड्यू टू इंटरनेट। अगर क्या उसे एजुकेशन की बात करें, तो ड्यू टू इंटरनेट। अब सोचिए इंटरनेट शटडाउन ही आपने कर दिया, तो वहां के जो लोग हैं वो तो सबसे एलिनिएटेड फील करेंगे, वो सबसे अपने आप को अलग फील करेंगे, है ना। वो तो पूरे इंडिया से खुद को अपने लग रहा था, उन्हें तो ऐसा फील हुआ कि मैं इंडिया के पार्ट हूं ही नहीं, मैं इंडिया से बाहर हूं, और मुझे ना किसी प्रकार की क्या सर गवर्नमेंट सुविधा प्रदान नहीं कर रही है। तो दिस इज द। चलिए सागरमाला सी प्लेन सर्विस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये सागरमाला सी प्लेन सर्विस आप देख पा रहे होंगे, सी प्लेन कैसा होता है, ठीक है। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा भी होगा दोस्तों, अगर आपने ऐसा देखा हो तो, ठीक है। तो सागरमाला सी प्लेन प्रोजेक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ये देखते हैं दोस्तों। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है।
ये क्या है दोस्तों? इट विल बी लॉन्च्ड अंडर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फ्रेमवर्क थ्रू प्रोस्पेक्टिव एयरलाइन ऑपरेटर्स। एयरलाइन ऑपरेटर के द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को क्या किया गया दोस्तों, है ना, लॉन्च किया गया है। अगर आप इस बात की बात करें दोस्तों, ये सागरमाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर क्या करेंगे, इसका सर्वेलेंस की जाएगी, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप जगह की बात याद रखो कि कहां कहां शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में, है ना, तो बहुत जगह स्टार्ट किया गया दोस्तों। लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना, टेहरी डैम के पास है, श्रीनगर में है, अयोध्या में, गुवाहाटी में, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं, बट आप थोड़ा आप याद रखना कि हाँ भाई, सागरमाला सी प्लेन सर्विस क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टार्ट किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, है ना, ट्राई फूड पार्क जो दोस्तों सेटअप किया गया मध्य प्रदेश में। अब ये क्या है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के, है ना। ये क्या दोस्तों, ट्राइफूड जो पार्क जो एस्टेब्लिश किया गया मध्य प्रदेश में, ये क्या है दोस्तों, एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। क्या कर रहे हैं, दो मिनिस्ट्री इसमें काम कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ट्राइफूड पार्क्स जो है दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग सेंटर है। ट्राइफूड पार्क्स क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेंटर है, जिनका एम है कि जो प्रोड्यूस फॉरेस्ट से हो रहे हैं उनके क्या करना, वैल्यू को और ऐड करना। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई क्या हो दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट अगर फॉरेस्ट अगर पैदा हो रहा है तो उसके वैल्यू को थोड़ा और ऐड करना, उसे क्या करना, क्लीन करना, उसे सही सही तरीके से क्या करना, ऐड ऑन करना, और क्या हो सर, मार्केट, इकोनॉमिकल मार्केट में पहुंचाना। ये दोस्तों लॉन्च किया गया है। ये इट वाज लॉन्च्ड अंडर वन धन योजना 2020। ये क्या दोस्तों, वन धन योजना 2020 जो स्टार्ट किया गया था, उसके अंडर ये क्या कि दोस्तों, है ना, ट्राइफूड पार्क्स एस्टेब्लिश किया गया है। आगे बात करें दोस्तों, द पार्क प्रोक्यूर रॉ मटेरियल। जो पार्क है, ये जो ट्राइफूड पार्क है दोस्तों, इसे रॉ मटेरियल कहां से मिलता है, तो वन धन केंद्र से मिलता है। वन धन केंद्र से, है ना, इन्हें क्या करता है दोस्तों, रॉ मटेरियल्स मिलता है, और उसे वो क्या करते हैं, उसे वो प्रोसेस करते हैं और सोल्ड अक्रॉस द कंट्री, है ना, थ्रू द ट्राइबल इंडिया आउटलेट्स। ट्राइबल इंडिया आउटलेट्स में पूरे कंट्री में बेचते हैं, है ना। उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देखिएगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, इज फिक्स्ड, है ना। माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है दोस्तों, जो प्रोडक्ट हैं, उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या दोस्तों, वो फिक्स किया गया है इसके द्वारा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसे रिवाइज्ड किया जाता है एवरी 3 इयर्स, है ना, बाय अ प्राइसिंग सेल कंस्टिट्यूटेड अंडर द मिनिस्ट्री, है ना। प्राइसिंग सेल को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों प्रत्येक 3 साल पे, है ना, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, है ना, इवैल्यूएट किया जाता है। आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों आज यही पे अपनी क्लास खत्म होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग पेशेंसली, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और गिव योर बेटर रिस्पॉन्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।